गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जल जीवन मिशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 100 टीम्स ऑफ सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स भेजी जाएंगी ग्राउंड इंस्पेक्शन करने के लिए जल जीवन मिशन स्कीम को अक्रॉस द कंट्री। और ये जो मीटिंग है, ये जो फैसला है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी की एक मीटिंग द्वारा लिया गया है। तो फिजिकल कॉस्ट्स और ऑपरेशनल कंसर्न्स बढ़ते जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए डिसाइड किया कि ये 100 टीम्स भेजी जाएंगी 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग ने तो ऑलरेडी 99 नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो नॉमिनेट भी कर दिए हैं 183 वाटर सप्लाई स्कीम्स को एक तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए। और लगभग 1.5 लाख करोड़ की जो है ये स्कीम्स बजट हमारा कैप्चर करती हैं, जो कि 20% ऑफ टोटल इस मिशन का पार्ट है। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लगभग 2.79 लाख करोड़ रुपीज़ एडिशनल मांगे थे सेंट्रल फंडिंग में। कहा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ चुकी हैं और स्कीम को अब कंप्लीट किया जाए बाय 2024। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनर भी बनाया गया है, ताकि जो है ये इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं जिसको फॉलो करेंगी और उससे कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन दोनों को असेस करेंगी। तो जल जीवन मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2019 में लॉन्च किया था। ऑल हाउस होल्ड्स रूरल इंडिया को सेफ और एडिक्वेट वाटर देने के लिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस देने के लिए बाई 2024। जल जीवन मिशन जो है वो कम्युनिटी अप्रोच टू वाटर पर बेस्ड है। और गवर्नमेंट के मुताबिक मिशन में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का एक मेन रोल है। ठीक है। तो ओरिजिनल बजट आउटले जो स्कीम का था वो 3.6 लाख करोड़ का था, लेकिन न्यू अप्रूवल्स और रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स की वजह से जो टोटल प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो मोर दैन डबल हो चुका है, टू 8.29 लाख करोड़ हो चुका है एज ऑफ 2025। कवरेज जो है वो 14 करोड़ हाउस होल्ड्स, रूरल हाउस होल्ड्स को एक्सपैंड की कर दी गई है, जो पहले 3.2 करोड़ थी 2019 में। लगभग 6.5 लाख वाटर सप्लाई स्कीम्स को भी सैंक्शन किया गया है अक्रॉस द कंट्री, और सोर्स सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस है। कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर रिपोर्ट किए गए हैं चैलेंजेस वाटर सोर्स अवेलेबिलिटी में और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में। इसकी वजह से जो है ये स्कीम सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? कॉस्ट बढ़ चुकी है, धीरे धीरे कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, स्लो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। क्वालिटी ऑफ वर्क में भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई बार पाइपलाइन की इंफ्रास्ट्रक्चर कब सब स्टैंडर्ड निकल रहा है, कनेक्शंस कई बार सिर्फ कुछ टाइम के लिए चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, टैप वाटर कनेक्शंस। और इवेल्यूशन गैप्स भी हम रियल टाइम ऑडिटिंग और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के थ्रू भी देख रहे हैं कि कुछ लैप्सेस आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं E0 FIR इनिशिएटिव। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ E0 FIR सिस्टम, जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट्स के अंदर, जिसमें अंदर जो साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट्स होंगी 10 लाख रुपए से ऊपर की, वो ऑटोमेटिकली जो है वो FIR में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी NCRP पर या 1930 के हेल्पलाइन पर रिपोर्ट होंगी। तो 0 FIR क्या होती है? किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे वो किसी भी कोई भी जहाँ पर भी क्राइम हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR करा सकते हो, उसको हम 0 FIR कहते हैं। उसमें जुरिस्डिक्शन नहीं देखी जाती। रिसीविंग पुलिस स्टेशन को रजिस्टर करनी पड़ती है कंप्लेंट, और फिर ऑफकोर्स वो बाद में कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरवर्ड करते हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी की 2012 के बाद की जो निर्भया केस के बाद की रिकमेंडेशंस थी, उसके बेसिस पर 0 FIR बनाई गई है। और ये फैसिलिटेट करती है इमीडिएट रजिस्ट्रेशन और इंश्योर करती है टाइमली एक्शन, ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स फॉर द विक्टिम जो है वो उसे अवॉइड किया जाए। ठीक है। जो FIRs होती हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के अंडर, वो रजिस्टर की जाती हैं, और विक्टिम्स जो हैं वो अब FIRs इलेक्ट्रॉनिकली भी लॉन्च कर सकते हैं। और पुलिस को 0 FIR रजिस्टर करनी पड़ती है, ताकि विक्टिम सेंट्रिक पुलिसिंग हो सके। विक्टिम्स को फ्री कॉपीज ऑफ FIRs भी मिलती है। अब जो ये इनिशिएटिव है, ये अभी दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया जा रहा है, धीरे धीरे इसको नेशन वाइड भी एक्सपैंड कर दिया जाएगा। FIR रजिस्ट्रेशन जो है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होंगी। और ये प्लेटफॉर्म्स जो दिल्ली पुलिस के हैं, I4C का NCRP सिस्टम, दिल्ली पुलिस का EFIR सिस्टम, फिर CCTNS, ये कलेक्टिवली इंश्योर करेंगे कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो 0 FIR की एक दिल्ली के क्राइम पुलिस स्टेशन पर,
और विक्टिम्स को एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी पहुंचना होगा विद इन 3 days, ताकि 0 FIR को रेगुलर FIR में कन्वर्ट किया जा सके। और सिस्टम एम्पावर करेगा अथॉरिटीज़ को कि वो अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पर एक्ट कर सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है न्यू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल न्यू दिल्ली में। तो ये पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955। और कौन OCI हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ऐसी कंडीशंस लगा सकती हैं और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं किसी को भी OCI बनाने के लिए। जैसे कि कुछ कंडीशंस हैं कि कोई अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो एट द टाइम ऑफ आफ्टर 26 जनवरी 1950, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया, या फिर कोई एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया था आफ्टर दैट पीरियड, या फिर वो किसी ऐसी टेरिटरी को बिलोंग करता था जो कि 15 अगस्त के बाद पार्ट ऑफ इंडिया बनी, या कोई चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो ऐसे सिटीजन का, कोई माइनर चाइल्ड हो ऐसे पर्सन का, कोई माइनर चाइल्ड हो जिसके बोथ पेरेंट जो है सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या फिर OCI बनने के लिए एलिजिबल हो, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन जो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं या फिर इवन OCI कार्ड होल्डर के हैं और उनकी मैरिज रजिस्टर्ड और सबसिस्ट की है लगभग 2 साल तक मिनिमम, तो वो भी जो है बन सकते हैं, OCI कार्ड होल्डर बन सकते हैं। कोई भी पर्सन जो जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी कभी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश रहे हैं, या जो ऑफिशियल गजट में कंट्रीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं, वो रजिस्ट्रेशन एज OCI कार्ड होल्डर नहीं हो सकते। ठीक है। जो फॉरनर जो है OCI रजिस्ट्रेशन के लिए उसको कम से कम 6 महीने के लिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना होगा ऑर्डिनरीली। और फिर होता क्या, जब उनको मिल जाता OCI कार्ड तो उनको मल्टीपर्पज़ मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है इंडिया विजिट करने का। फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिगेशन भी नहीं रहती है उनकी, जितना मर्जी लंबा वो इंडिया में स्टे करते हैं। उनको NRIs के इक्विवेलेंट माना जाता है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन है इसमें, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज़ वो नहीं खरीद सकते। डोमेस्टिक एयरफेयर चार्जेस लिए जाते हैं OCI कार्ड होल्डर से। जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो एंट्री फ़ी होती है वो इंडियन नेशनल जितनी ही लगती है उनकी भी। और फिर वो प्रोफेशंस जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स, CA परसू कर सकते हैं। लेकिन OCI कार्ड होल्डर जो है वो उसके पास पॉलिटिकल राइट टू वोट नहीं होता, मेंबर नहीं बन सकता वो लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते गवर्नमेंट में, अंडरटेक नहीं कर सकते मिशनरी वर्क, माउंटेनरिंग, जर्नलिज्म बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। और उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की भी रिक्वायरमेंट होती है ऑब्टेन करने की, या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की भी, जहाँ पर ऐसी प्रोटेक्शंस अवेलेबल है इंडिया में। और ऑफ कोर्स OCI को रिनाउंस भी किया जा सकता है, और जब वो रिनाउंस करेंगे तो कोई भी माइनर चाइल्ड जो है उस पर्सन का, वो उसकी भी OCI कार्ड जो है वो सीज़ हो जाएगा। अब कैंसलेशन गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर OCI जो है वो फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से लिया हो, डिसअफेक्शन दिखाई हो टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वॉर के टाइम पर किसी भी तरह से कम्युनिकेट किया हो एक एनिमी के साथ। और विद OCI अगर विद इन 5 years ऑफ गेटिंग OCI आपको जो है कम से कम 2 साल की जेल हो जाए, या फिर इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के केस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो OCI कार्ड कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिसेंटली 2 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है, एक मिलिटेंट को भी मणिपुर वायलेंस के केस में। NIA जो है वो हमारी प्राइमरी काउंटर टेररिज्म एजेंसी है इंडिया की, 26/11 अटैक्स के बाद जिसको बनाया गया था, और इसकी जुरिस्डिक्शन अक्रॉस इंडिया होती है और इंडियन सिटीजन अब्रॉड पर भी होती है, या फिर इंडियन शिप्स या एयरक्राफ्ट पर अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और इवन आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई क्राइम अफेक्ट हुआ है जिससे कोई इंडियन सिटीजन या इंटरेस्ट अगर अफेक्ट होते हैं तो उस पर भी इसकी जुरिस्डिक्शन आती है। तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को, इनिशिएट कर सकता है इन्वेस्टिगेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, स्पेशल NIA कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन होता है, कोऑर्डिनेट करता है स्टेट पुलिस के साथ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस भी कर सकता है अगर इंटरनेशनल लीगल कॉपरेशन हो तो। ठीक है। DG जो है इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल इसके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं GS1 न्यू जनरेशन कोड।
ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो GS1 जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि न्यू जनरेशन QR कोड जो है वो ग्लोबली इंप्लीमेंट होंगे 2027 से। तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स, एफिशिएंट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर सेफ्टी के लिए। GS1 को ने इंट्रोड्यूस किए बार कोड्स नियरली 50 ईयर्स अगो और अभी 100 कंट्रीज़ में ऑपरेट होते हैं वो। तो न्यू QR कोड सिस्टम में क्या होगा, ग्रेटर डेटा कैपेसिटी होगी, एनहेंस्ड प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी होगी, रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कंज्यूमर ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन और सेफ्टी रहेगी। ये ड्यूअल कोड्स होंगे शुरुआत में ताकि कंपैटिबिलिटी इंश्योर की जा सके एग्जिस्टिंग POS सिस्टम्स के साथ। तो इसमें जब रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर फुली अपग्रेड हो जाएगा तो सिर्फ QR कोड ही यूज़ होगा, पहले QR कोड प्लस बार कोड यूज़ होगा। बार कोड क्या होता है, मशीन रीडेबल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें पैटर्न्स ऑफ लाइंस आप देखते हो। क्विक आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प करता है, प्रोडक्ट्स की, पेशेंट्स की, शिपमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की। 1973 में इसको डेवलप किया गया था। QR कोड जो है 2D बार कोड होता है जिसमें ज़्यादा डेटा आता है एज़ कम्पेयर टू बार कोड्स, और इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ये बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हम इसको वाइडली UPI पेमेंट्स में भी यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी अपडेट कर दी है इंपोर्ट पॉलिसी फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, ताकि अलाइन किया जा सके उससे कस्टम टैरिफ्स के साथ विद ट्रेड रेगुलेशंस। DGFT ने इसको नोटिफाई भी कर दिया है। तो DGFT एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यू दिल्ली में थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 24 रीजनल ऑफिसेस। बिफोर 1991 DGFT जो है वो उसको हम चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कहते थे। आफ्टर लिबरलाइजेशन इसको रिस्ट्रक्चर किया गया DGFT को टू एक्ट एज अ ट्रेड फैसिलिटेटर। तो ये इम्प्लीमेंट करता है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बाय इशूइंग वेरियस स्कीम्स, लाइसेंसेज एंड नोटिफिकेशंस। इशू करता है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी, ठीक है। रेगुलेट करता है ट्रांजिट ऑफ गुड्स अक्रॉस इंडियन बॉर्डर्स एज पर बायलैटरल ट्रीटीज। ग्रांट करता है परमिशन फॉर फ्री एक्सपोर्ट आइटम्स जो कि शेड्यूल 2 ऑफ एक्सपोर्ट पॉलिसी में आते हैं। सेट करता है स्टैंडर्ड्स, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ताकि क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स जो कि अलाउड होते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट उसको डिफाइन किया जा सके। फैसिलिटेट करता है रीजनल ट्रेड प्रमोशन, खासकर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Jal Jeevan Mission. This topic is important for your governance section. So central government has recently decided to send 100 teams of central nodal officers for ground inspection of the Jal Jeevan Mission schemes across the country. This move is coming after the cabinet secretary chaired a meeting to review the mission's schemes. So in light of the mounting fiscal and operational concerns, Government of India has decided to send 100 teams of nodal officers to 29 states and union territories. And Department of Personnel and Training has already nominated 99 nodal officers to inspect 183 water supply schemes, many of which cost over 1,000 crore rupees. And these schemes collectively account for almost 20% of the total JGM budget. So Jal Shakti Ministry has sought 2.79 lakh crore in additional central funding to meet the escalated costs for completing the scheme by 2028. And a standardized questionnaire has also been prepared for these inspection teams, which will evaluate both the cost and quality of execution. So Jal Jeevan Mission is a centrally sponsored scheme launched by Ministry of Jal Shakti in 2019, and the aim is to provide all households in rural India safe and adequate water and through individual household tap connections by 2024. Of course, the mission timeline has been extended. Jal Jeevan Mission is based on a community approach to water, and the mission also includes information, education, and community as key components. So it wants to create people's movement for water. The original budget outlay for the scheme was about 3.6 lakh crore, but now total projected expenditure has more than doubled to 8.29 lakh crore as of 2025. So coverage, what are the key achievements? Coverage has been expanded to over 14 crore individuals, and in 2019 it was envisioned that only 3.2 crore will be there.
Over 6.4 lakh water supply schemes have been sanctioned across the country. Emphasis is there on source sustainability, village level quality monitoring, and convergence with Manrega and Swachh Bharat Mission Grameen. Some regions have reported challenges in water source availability and community mobilization. So, what are the challenges facing this mission? Costs have escalated. Okay, some states have been implementing the scheme very slow. Quality of work has also been a problem in some cases, like pipeline infrastructure is substandard in some cases, and connections are functional only intermittently in some areas. So, vast scale of the project has made it difficult to ensure real-time auditing and third-party verifications, which leads to lapses. So the next topic is E0 FIR initiative. This topic is important for your governance section. The Union Home Minister Amit Shah ji has launched the launch of E0 FIR system, under which cyber financial crime complaints involving 10 lakh rupees and above, which are reported via the 1930 helpline or the NCRP, will automatically be converted into FIRs. So, what is a zero FIR? It can be launched at any police station, regardless of where the crime has occurred or where the victim resides. The receiving police station registers the complaint, and then it forwards it to the concerned police station for investigation. So, this zero FIR concept was introduced after the recommendation of Justice Verma Committee of post the 2012 Nirbhaya case. The purpose was to facilitate immediate registration and ensure timely action. So victims can now lodge FIRs electronically, and police must register zero FIRs, strengthening victim-centric policing. Victims will receive free copies of FIRs, ensuring transparency and enabling participation in the legal process. So this pilot project of high-value cyber crimes, E0 FIR system, has been launched as a pilot in Delhi, and it will soon be extended nationwide. It allows FIR registration irrespective of territorial jurisdiction. So this system is integrating the I4C's NCRP system, Delhi Police EFIR system, and NCRB's CCTNS. So these platforms collectively will ensure that immediate registration of zero FIR will happen at Delhi's e-crime police station, and the victims will have to visit a cybercrime police station within 3 days to get the zero FIR converted into a regular FIR. The system will empower authorities to act with unprecedented speed. Okay. So the next topic is Overseas Citizen of India. This topic is important for your governance section. So Union Home Minister has launched this Overseas Citizen of India portal in New Delhi recently. So this scheme was introduced by amending the Citizenship Act of 1955 in 2005. And who can be an OCI? Who was a citizen of India at the time of 26 January 1950, any time after that also, who was eligible to become a citizen of India during that period or after that, who belonged to a territory which became part of India after India's independence, who is a child or grandchild or great-grandchild of such a citizen, who is a minor child of such persons mentioned above, who is a minor child of whose both parents are citizens of India or whose one of the parents is a citizen of India, a spouse of foreign origin of a citizen of India or spouse of foreign origin of an OCI card holder and whose marriage has been registered and subsisted for not less than 2 years. No person who or either whose parents or grandparents or great grandparents had been citizen of India or citizen of Pakistan or Bangladesh or any other country which may be notified by the government of India in official gazette. The foreigner who has to be ordinarily resident of India to be eligible to apply for OCI registration in India, which means that they have to stay for a continuous period of at least 6 months in India before applying. So what benefits do they get? They'll get multi-purpose, multiple entries, lifelong visa for visiting India, exemption from foreign registration obligation for any length of stay in India, equivalence to NRIs in respect of economic, financial, educational fields, and exception in the matter of acquisition of agricultural and plantation properties. It also offers domestic airfare charges to OCI card holders, equality with an Indian national for entry fees to national parks and wildlife sanctuaries. OCI cardholder professionals will have the opportunity to pursue the profession like doctors, dentists, nurses, pharmacists, advocates, architects, and CAs. Of course, they cannot have political rights to vote. They cannot be a member of any legislative assembly, council, or parliament of India.
They cannot hold any constitutional posts. They cannot normally hold employment in the government. They cannot undertake any missionary work, mountaineering, or journalism work without prior permission of Government of India. They also require protected area permit or restricted area permit to visit any place which are protected in the country. So, of course, this OCI can be renounced by an overseas citizen of India, and with that, every minor child of that person who is registered as an OCI shall also cease to be an OCI. Even the Government of India is empowered to cancel OCI registration if that registration was obtained by means of fraud, false representation, or the concealment of any material fact. OCI has shown any disaffection towards the Constitution of India. If OCI during any war in which India may be engaged, unlawfully traded or communicated with an enemy, OCI has within 5 years after registration been sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years. It is necessary to do so in if it is necessary to do so in the interest of sovereignty and integrity of India. Okay. So the next topic is National Investigation Agency. This topic is important for your governance section. So National Investigation Agency has recently arrested 2 individuals, including a militant, in connection with violence in Manipur. NIA was established under the National Investigation Agency Act of 2008 after 26/11 Mumbai attacks. It is the primary counter-terrorism agency of India with powers to investigate and prosecute offences. Its jurisdiction applies across India and to Indian citizens abroad. It also extends to offences committed on Indian ships and aircraft and to crimes committed outside India. What are the powers of NIA? It can investigate scheduled offences listed in the Act like UAPA, Arms Act, Explosive Act. It can initiate investigations on orders from the central government. It can prosecute cases in special NIA courts. It can coordinate with state police. It can conduct extraterritorial operations also with international legal cooperation. And it is headed by a Director General. So the next topic is GS1's new generation code. This topic is important for your science and tech section and also your economy section. GS1, which is a global standards organization, has announced that a new generation QR codes will be globally implemented by 2027. What is GS1? It's a non-profit international organization which develops global data standards for efficient product identification, supply chain transparency, and consumer safety. It introduced barcodes nearly 50 years ago, and it now operates in over 100 countries, including India. What will be the features of new QR code system? It will offer greater data capacity. It will support enhanced product traceability, real-time inventory management, consumer transparency, and product authentication and safety. Initially, there will be dual codes, basically a barcode plus QR code, and it will be done to ensure compatibility with older point of sale systems. But eventually, when the retail infrastructure will be fully upgraded, only the QR code will be used. What is a barcode? It is a machine-readable visual representation of data using a pattern of lines, dots, or squares. It allows quick identification of products, patients, shipments, and records. Originally, it was developed in 1973. What is a QR code? It is a 2D barcode which stores more data than traditional barcodes. It was developed in 1994, and it can store more information both horizontally and vertically. And we are using it widely in UPI payments, of course. So the next topic is Director General of Foreign Trade. This topic is important for your economy section. Government of India has updated its import policy for gold and silver to align custom tariffs with trade regulations as notified by the DGFT. DGFT is an attached office of Ministry of Commerce and Industry. It is responsible for the formulation and implementation of India's foreign trade policy. It is headquartered in New Delhi through a network of 24 regional offices. It was earlier known as Chief Controller of Imports and Exports. After liberalization, it was restructured as DGFT to act as a trade facilitator. It implements India's foreign trade policy by issuing various schemes, licenses, and notifications. It also issues the Importer-Exporter Code. It regulates the transit of goods across Indian borders as per bilateral treaties. It grants permissions for free export items listed in Schedule 2 of the export policy. It sets the standard input-output norms to define the quantity of inputs allowed for the export of a specified quantity of output. It also facilitates regional trade promotion, especially with neighboring countries. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.